सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। आपको पता है कि हर स्टेट में सेंटर द्वारा अपॉइंट किया गया एक राज्यपाल होता है। हाँ, वो एक से ज़्यादा स्टेट में भी एक पर्सन को ही राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है, वो बात अलग है। तो हम इसमें देखेंगे राज्यपाल की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स राज्यपाल से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जिस तरह हमारे सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रोविज़न दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरह हमारे स्टेट लेवल पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रोविज़न दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसमें देखते हैं कि आर्टिकल अगर हम 153 से लेकर 167 तक की बात करें, पार्ट 6 में बात करें, तो वहाँ पे स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका की बात की गई है। और उस कार्यपालिका में कौन कौन से पर्सन होंगे कार्यपालिका में? उसमें गवर्नर होंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट लेवल पे, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो हमारा एक प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल लेवल पे, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जिनको हेड किया जाता है वो काउंसिल होती है, और हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं। उसी तरह स्टेट लेवल पे भी हम आर्टिकल 153 से लेकर 167 की बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नर होता है वो हमारे कार्यपालिका का, स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं, गवर्नर होता है हमारी कार्यपालिका का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मतलब कार्यपालिका का हेड होता है। बट जैसे कि प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड होता है, उसी तरह हमारे जो गवर्नर होते हैं वो भी कार्यपालिका के नाम मात्र के हेड होते हैं। अब ये जो हमारा गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट की जाती है राज्यपाल की वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट करता है हमारे गवर्नर की अपॉइंटमेंट। तो इस तरह हम देखते हैं एक तो ये स्टेट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सरकार कैसे काम करती है। एक काम तो होता है उस सब की निगरानी, उस सब पर निगरानी रखना कि चीफ मिनिस्टर कैसे काम कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, इस सब की निगरानी रखने का काम हमारा राज्यपाल करता है। और दूसरा क्या काम है, ये एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम पे रिपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल की मशीनरी का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यपाल बताता है या गवर्नर बताता है। ठीक है ना। क्या पहले शुरू में क्या होता था, जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से पहले क्या होता था कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर हुआ करता था। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में आया उसने ये चेंजेस किए गए, ये अमेंडमेंट किए गए कि किसी एक पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये आप बात क्लियर कर दें कि किसी एक पर्सन को किसी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हरियाणा और पंजाब का राज्यपाल या गवर्नर एक ही होता था। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। ये ना तो ये पर्सन होता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है राज्यपाल, ये ना तो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है, जो हमारे एमपीज होते हैं, जो हमारे एमएलएज होते हैं वो लोगों द्वारा डायरेक्टली नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा राज्यपाल होता है ना तो ये डायरेक्टली नियुक्त किया जाता है और ना ही इसके लिए कोई एक इलेक्टोरल कॉलेज बना होता है उसके तहत ये नियुक्त किया जाता है। आपको पता है जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को जो हमारे इलेक्टेड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, और इलेक्टेड जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को नियुक्त करते हैं। बट यहाँ पे ये भी नहीं है, ये इसका मतलब राज्यपाल ना तो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है, ना किसी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये अपॉइंट किया जाता है राज्यपाल हमारे प्रेसिडेंट द्वारा। और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है, जब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंट्रल यूनियन लेवल की यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रेकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि इस पर्सन को किसी पर्टिकुलर स्टेट का राज्यपाल लगाया जाए या एक से ज़्यादा स्टेट का राज्यपाल लगाया जाए, तो प्रेसिडेंट जिसकी सिफारिश यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने की होती है उसी पर्सन को उस स्टेट का या उन स्टेट्स का राज्यपाल अनाउंस कर देता है, अपॉइंट कर देता है। ठीक है, तो ये तरीका है राज्यपाल को अपॉइंट करने का। अब हम इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्या, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे तो वो बाय बर्थ इंडिया का रहने वाला है, चाहे उसने इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर की हुई है किसी तरीके से, तो हाँ लीगल तरीके से अक्वायर किया तो वो अपॉइंट किया जा सकता है, हमारी किसी स्टेट का राज्यपाल उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एज 35 या 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, he should not be a member of either house of
द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। वो ना तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ना लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना किसी स्टेट लेजिस्लेचर में ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, जहाँ ना ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, ठीक है। ही मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा का मेंबर बनने के योग होना चाहिए वो पर्सन, ठीक है। किसी भी स्टेट की विधानसभा मेंबर बनने के वो लायक होना चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो किसी भी लाभ के पद पर अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे पर्सन को ही राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसके रिलेटेड हम कुछ और फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। जैसे तो इसका जो टेन्योर होता है, इसका जो कार्यालय होता है जो राज्यपाल का, वो यूजुअली 5 वर्ष के लिए होता है। बट अगर वो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 5 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। और उसको प्रेसिडेंट उसको ये भी बोल सकता है कि जब तक तुम्हारा उत्तराधिकारी या नेक्स्ट गवर्नर उस स्टेट का नहीं लगा देते तब तक आप काम करते रहोगे। इसका मतलब ये होगा जब किसी राज्यपाल का 5 साल का कार्यालय पूरा हो गया, तो अगर 5 साल के बाद 1 साल के लिए नया गवर्नर नहीं आया तो वो 1 साल कंटिन्यू कर सकता है। प्रेसिडेंट उसको बोल सकता है कि आप 1 साल और कंटिन्यू कर लो, जब तक आपका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक आप अपने पद पर काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये रिजाइनेशन किसको देगा? जो गवर्नर होता है, गवर्नर रिजाइन करेगा प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन प्रोवाइड करेगा, गवर्नर कहेगा, ठीक है, जहाँ वो प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है। और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, जो हमारी विधानसभा होती है, जहाँ उस स्टेट की जहाँ का वो गवर्नर है वो उसको नहीं रिमूव कर सकती, उसका कोई रोल नहीं होता है, ना ही उस स्टेट के हाई कोर्ट का रोल होता है। जैसे कि हम बोल दें कि हमारे पंजाब के गवर्नर हैं, यहाँ पे पंजाब के गवर्नर को रिमूव करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उसको रिमूव नहीं कर सकता पंजाब के राज्यपाल को, और ना ही उसका रिमूवल कर सकती है स्टेट असेंबली, जो जिसको भगवंत माना हेड करते हैं, ना ही वो उसको रिमूव कर सकती है गवर्नर को। तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा उसको राज्यपाल को, जब वो खुद प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन सौंपेगा, क्योंकि ये लगाया भी प्रेसिडेंट द्वारा जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये रिमूव भी प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाएगा, या ये अपना रिजाइनेशन प्रेसिडेंट को दे देगा, ठीक है। और क्या अदर फैक्ट्स हैं इसमें? हाँ, ये इनकी जो सैलरी होती है प्रेसिडेंट की, राज्यपाल की जो सैलरी होती है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है। और ये सब्जेक्ट नहीं होते वोट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर स्टेट का लेजिस्लेचर चाहे तो गवर्नर की सैलरी को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। जब एक ही पर्सन को जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो उसकी जो सैलरी होती है वो 2 स्टेट्स में, या जितने स्टेट्स का उसको गवर्नर बनाया गया उसमें डिवाइड कर दी जाती है। जैसे कि वो उसको 2 स्टेट का बनाया गया, तो लगभग वो 50-50% दोनों स्टेट्स को उसकी सैलरी का बांटना पड़ता है। इसका मतलब दोनों स्टेट्स को 50-50% उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा, इसकी सैलरी किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, कौन सी स्टेट कितनी सैलरी देगी और कौन सी स्टेट कितनी सैलरी देगी, ये निर्धारित किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और आगे इसकी क्या बात है, ही डज नॉट गेट ए फिक्स्ड पेंशन, इसको फिक्स्ड पेंशन नहीं मिलती है। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारे राज्यपाल होते हैं ये जब तक अपने पद पर काम कर रहे होते हैं तब तक ही इन्हें सैलरी एमोल्यूमेंट्स वगैरह, या इनको बिल्डिंग वगैरह या स्टाफ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, कार वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इनको कोई भी भत्ता वगैरह या कोई भी सैलरी वगैरह, पेंशन वगैरह आफ्टर रिटायरमेंट इनको नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ, सिर्फ इनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आफ्टर रिटायरमेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनको शब्द कौन दिलाता है? इनको अगर किसी स्टेट का राज्यपाल अपॉइंट किया जाए तो जो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट है, जिस स्टेट में उसको राज्यपाल अपॉइंट किया जा रहा है, उसी स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ उसी स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, वो इनको शपथ दिलाएंगे। और अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट नहीं है तो उस कोर्ट के अगर जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इसको राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना भी हो सकता है हमारे सेशन को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।